चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज अगला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, वो कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा भारत में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। अंग्रेज़ों की देन है बहुत हद तक लॉ के अकॉर्डिंग काम करने की समझ, क्योंकि हम लोग थे राजा महाराजाओं के टाइम में विश्वास करने वाले, और एक आदमी को हमने सबसे प्रमुख मान लिया, जो उसने कह दिया हमारे लिए वही लॉ था। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, सिस्टम से तरीके से काम करना पड़ेगा, और उन्होंने अपने आप हाई कोर्ट्स बनवाए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनवाया, रेगुलेटिंग एक्ट लाए, पिट्स इंडिया एक्ट लाए, भारत सरकार अधिनियम लाए, और फाइनली आपके देश में 1935, अब बिल्कुल आवाज़ ना आए, कोई जो बेवकूफ़ बोल रहा है जिसको अकल नाम की चीज़ नहीं है उसको बोलना बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके बेसिस पर आपका पूरा भारत का राज व्यवस्था डिपेंड करने लगी, और ये तब तक चला जब तक कि आपका इंडिया का खुद का लिखा हुआ संविधान आपने लागू नहीं किया। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का शुरू में बहुत मजाक उड़ाया, और मोहम्मद अली जिन्ना या हमारे खुद के नेहरू जी ने इसको पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद तक आप इसको कैरी ऑन करते हैं। आप आज़ाद 1947 में हो गए, लेकिन आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 26 जनवरी को लागू किया, और इस दिन तक यानी 25 जनवरी तक आपके देश में जो कानून चल रहे थे वो 35 के अधिनियम के अकॉर्डिंग यानी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग थे। इतनी बातें हमें पता है सबको। आज इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है कि आपका संविधान बना कैसे। आपने ये तो देख लिया कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर क्वेश्चन आता है कि बना कैसे, तो इसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आप कहीं भी उठा के देख लो, HSSC, SSC या कोई भी एग्जाम आता है तो इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। समझने के बाद बुक से पढ़ेंगे ताकि याद करना आसान दिखे। अब सारे लोग एक्टिव होकर ध्यान से समझना स्टार्ट करो। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आपको इतना पता चल गया कि अंग्रेज़ जाने से पहले आपको एक अच्छी सलाह दे गए कि अब हम तो जाने वाले हैं, हमारे जाने के बाद तुम क्या करोगे, अपने देश का क्या लिख लो पहले ही, संविधान। और उनकी ये अच्छी सलाह जो उन्होंने ठीक दी हमें, कैबिनेट मिशन के थ्रू उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि इससे पहले तुम्हें समझ ही नहीं थी तो ये गलत फहमी है। अंग्रेज़ों ने जब हमें चैलेंज किया था 1927 में, एक मिशन आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 28 में आया ना, और याद करो उसने कहा था कि तुम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हो, तुम अपना संविधान साझे का लिख के दिखाओ। और उस चैलेंज को हमने नेहरू रिपोर्ट के नाम से पेश किया था। चाहे हम खुद खुश नहीं थे, हमारे जिन्ना खुश नहीं थे, बहुत सारे लोग, लेकिन फाइनली हम देखें कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट बनाते टाइम ये बात थी कि एक इस तरह का साझे का कुछ बनाए जिसको सब मान ले, और वही आगे जाके संविधान बन गया। नेहरू रिपोर्ट ने एक बीज बो दिया, और एक शब्द जब हमने यूज़ किया कि भारत को अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूरे का पूरा खुद का राज। तो पूरा राज चलाने से पहले आपकी कमाई भी होनी चाहिए। आप कोई मान लो कहे कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊँगा या मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती हूँ, और माँ बाप से बिल्कुल अलग होगे, तो पैसे का जुगाड़ कहाँ रहोगे, सिर पे छत, खाओगे क्या, हर चीज़ का जुगाड़ होना चाहिए ना। अब आप इनसे कह रहे हो हमें तुमसे छुटकारा चाहिए, पूर्ण स्वराज, तो कैसे देश चलाओगे? क्या सिर्फ इनके भागने से तुम्हारा देश चल जाएगा? इस शब्द के मायने बहुत बड़े हैं। अंग्रेज तो चलो भाग जाएंगे, मान लिया 30 में चले जाते, लेकिन क्या 30 में आप इस काबिल थे कि आप देश को एक बना पाते? क्या पता उनके जाने के बाद आपके यहाँ इतने लड़ाई झगड़े, इतनी मारकाट मचती कि आप देश संभाल ही ना पाते। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इसीलिए हम धीरे धीरे एक अपना आइडिया, एक आइडियोलॉजी विकसित कर रहे थे कि देश चलेगा कैसे, और उसी सीरीज में नेहरू रिपोर्ट आई, उसी सीरीज में पूर्ण स्वराज का शब्द आया। और 1934, ये तो 1928 की घटना, 1934 में एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, M.N. रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जिसको आप लेफ्टिस्ट के नाम से जानते हैं आज की भाषा में। तो M.N. रॉय ने उस टाइम पर विचार दिया कि हम संविधान की सभा हम लोगों को बना लेनी चाहिए, एक असेंबली जो पढ़े लिखे और थोड़ा जिनको ज्ञान हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, वो लोग मिलके देश के लिए कानून बनाएं। तो संविधान सभा का विचार किसने दे दिया था?
एम.एन. रॉय ने कब दे दिया था ये? 1934। इसके बाद 35 का अधिनियम आया है। यानी आप बेवकूफ़ नहीं थे, आपके दिमाग में आइडियाज़ थे, बस उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और ये सब धीरे 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 कहीं ना कहीं काम कर रहा था। फाइनली अंग्रेज़ों ने जब हमें स्पष्ट तौर पर कहा कि अब हम जाएंगे और तुम अपने देश के लिए कुछ अच्छी सभा गठित कर लो, तो ये कौन सा मिशन था जिसने ये सलाह दी? कैबिनेट मिशन। कब आया था ये? 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन बहुत नुकसान में चला गया तो इसने 3 आदमियों को अपने देश से हमारे देश भेजा कि हम धीरे धीरे पावर का ट्रांसफ़र करेंगे। तो किसको पावर देंगे? उनमें से कुछ लोग काबिल तो बना लो। तो कैबिनेट मिशन ने हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ आके मीटिंग्स की और इन मीटिंग्स में अंबेडकर, गांधी, नेहरू जितने बड़े बड़े लोग थे, इन सबको समझाया कि दुनिया में जितने देश चल रहे हैं ना, वो सब देश चल रहे हैं क्योंकि उनके देश में क्या है? संविधान। ब्रिटेन में बेशक संविधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन बहुत धीरे 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 करके नियम कानून बनाता गया और लोगों को ज़बानी याद हो गए। उनका डेवलपमेंट इतना स्लो हुआ कई सदियों तक कि उनको संविधान लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर क्योंकि आपको अचानक से पावर ट्रांसफ़र की जा रही है और आपको समझ नहीं है कि देश कैसे चलेगा, इसलिए आपको तो कंपलसरी अपना संविधान लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ रूल्स एंड ऑर्डर्स अगर लिखे नहीं होंगे तो आप कैसे देश चला लेंगे। और कैबिनेट मिशन की बात हमें समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है, आप हमारी मदद कर दो, थोड़ा गाइडेंस दे दो, हम काम कर लेंगे। तो इन्होंने कहा भाई इस तरह से अपना इलेक्शन करो, जैसे भी करो, पढ़े लिखे लोगों को लो, एक सभा बनाओ, उसमें SC ST जो उस टाइम के जनरल कैटेगरी है, महिलाएं हैं, सबको रखना। इनकी बात को मानते हुए हम लोगों ने पूरे देश में जुलाई 1946, यानी अभी आप आज़ाद नहीं हुए, और आपने पूरे देश की आबादी जो लगभग 40 करोड़ थी, इस पर 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि बनाने का प्लान किया। तो इस हिसाब से लगभग 400 लोगों का इलेक्शन ये ऐसा नहीं था जैसा आज होता है। उस टाइम बड़े बड़े पढ़े लिखे टाइप के लोग और अमीर टाइप के लोग ही इसमें जा सकते थे। आज की तरह खुली व्यवस्था नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। 400 एग्जैक्टली तो नहीं आए, 389 मेंबर्स का इलेक्शन या नॉमिनेशन कुछ लोगों का ये किया गया। अब ये कैसे बने? तो ये आपके पास 3 तरह का भारत था, ये मैंने कल भी पढ़ाया था। जब भारत से अंग्रेज गए तो एक वो छोड़ गए हमारे लिए ब्रिटिश भारत, जो सीधा हमारा बनना था ब्रिटिश भारत, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन था। दूसरा वो छोड़ गए यहाँ पर देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, जिनको कह गए मर्जी मानो या ना मानो इंडिया की। और तीसरे थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी वो थे जहाँ कोई कोई शहर बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके आसपास के एरिया को कवरेज नहीं दिया, शहर इंपॉर्टेंट मान लिया। ये सिर्फ 4 थे, ABCD। ए मतलब अजमेर मारवाड़, यानी आज का राजस्थान का इलाका। बी मतलब आज का पाकिस्तान का बलूचिस्तान। सी मतलब कुर्ग और डी मतलब दिल्ली। ये 4, जैसे आज यूटी है ना आपके, यही मान लो उस टाइप के 4 कमिश्नरी प्रांत थे। इनसे आदमी भी कम आएंगे क्योंकि प्रांत भी कम है। सबसे ज़्यादा आपके पास देशी रियासतें हैं गिनती की, लेकिन बड़ा एरिया है ब्रिटिश भारत का। ये कितनी थी? 500। आपके देश में कितनी रुकेंगी? 552। इसको हम छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तान में चली गई 13। ब्रिटिश भारत में ऐसी कोई ना रियासत ना कोई गिनती, लेकिन ज़्यादा बड़ा भारत ब्रिटिश भारत था। इसलिए जब लोग चुन के आए या नॉमिनेशन के थ्रू आए ना, जैसे ब्रिटिश भारत में से आए, विधान परिषदों ने भेजे और यहाँ के राजाओं ने भेजे। ये राजाओं ने जो भेजे उनको इलेक्ट नहीं किया, सीधे नॉमिनेट कर दिया। यहाँ क्योंकि सबसे बड़ा ब्रिटिश भारत था, 292 लोग आए, यहाँ से 93 लोग आए और यहाँ से 4 लोग आए। 4 और 3 7 और 2 9, 9 9 18 और 1 ये। अभी पिछली स्लाइड पर मैंने यही लिखा था, देखो आ गया समझ में। ये सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए? ब्रिटिश भारत। कितने लोग आए वहाँ से? 292। और देशी रियासतों ने नॉमिनेट किया 93 और कमिश्नरी से आए 4। ये टोटल कितने लोग हो गए? 389। इसमें पाकिस्तान भी है, अभी पाकिस्तान आपसे अलग नहीं हुआ। इसमें मुस्लिम लीग भी है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें हिंदू महासभा भी है, इसमें SCs की दलित परिषद भी, सब है। ये पूरा भारत है, मिक्सचर है। इसके बाद जुलाई में जब ये टोटल लोग आए ना, तो इसमें मुस्लिम लीग के सिर्फ 73 लोग थे, टोटल में सिर्फ 73। यानी आप देखो
300 प्लस लोग कांग्रेस और बाकी भारत के हैं। तो इस बात से मुस्लिम लीग चिढ़ गई और मुस्लिम लीग को लगा कि हम तो देशी रियासतों के सामने भी कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि हमारे तो टोटल आदमी ही 73 चुने गए। उन लोगों ने इसका बाइकआउट किया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते इस सभा वभा को, ये इंडिया की है, हमारी नहीं है। इससे वो हट गए और इसीलिए इसमें से लगभग 100 आदमी निकल जाएंगे। पहले जब हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947, तो इसमें से कई सारे लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। दिसंबर 1947 को ये संख्या और घटी और ये टोटल लोग रह गए 299। ये कोई भी आंकड़ा आ सकता है, इसलिए सारे बता रही हूँ। स्टार्टिंग में 389 थे, 292, 93, 4, फिर इनमें से मुस्लिम लीग के कम थे 73, तो उन्होंने सोचा बाइकआउट करते हैं। और हमारी आज़ादी के टाइम पर कितने लोग बचे? सिर्फ। फाइनली फिर भारत पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े, आधे लोग फिर चले गए मारकाट के दौरान, फिर कितने बच गए यहाँ? 299। इन 299 की मेहनत है आपके देश का संविधान। और जिस दिन ये संविधान लिखकर तैयार हुआ उस दिन साइन सिर्फ 284 लोगों के हैं। ये पेपर में आता है कितने हस्ताक्षर हैं? 284, यानी 3 डिजिट हमारे काम के हो गए। 389, 324, 299 और 284। ये स्टार्टिंग थी जुलाई 1946 की और ये 26 नवंबर 1949 का दिन था। ये बीच में आपकी आज़ादी और आज़ादी के साल का आखिरी दिन। 4 आंकड़े याद रखना। क्लियर सबको ये? इसके बाद सबने सोचा चलो अब ये गए तो गए जो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एकदम से नहीं गए थे, ये बड़े चालाक थे। मुस्लिम लीग एकदम से नहीं गई। हम लोगों ने जुलाई के इस इलेक्शन के प्रोसेस के बाद या नॉमिनेशन के बाद 5 महीने वेट किया और दिसंबर में अपनी बैठक स्टार्ट की। बैठक का मतलब सब इकट्ठे होके, जैसे मान लो तुम लोग हो, हम अपने आप को ही मान लें हम ही हैं संविधान सभा। तो इलेक्शन तो इनका या नॉमिनेशन तो जुलाई में हो गया। 5 महीने आपस में बातचीत, क्या करना है नहीं करना। फाइनली ये लोग जाके दिसंबर में 9 दिसंबर 19 कब बैठे हैं? 46। फिर एक दिन बाद 11 दिसंबर और फिर एक दिन बाद 13 दिसंबर। बहुत काम की हैं तीनों डेट्स, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आती हैं। 9 दिसंबर को पहला दिन था। वैसे 5 तारीख को मिले लेकिन वो बैठक नहीं थी। अगर कहें बैठक तो आप टिक करेंगे 9 दिसंबर 1946। ये सब हो रहा है दिल्ली में, जो पार्लियामेंट हाउस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल है जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल, जहां लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग आज भी होती है। वो ऐसे का ऐसा कमरा, बहुत बड़ा हॉल है जिसमें आराम से 800-1000 लोग इजीली बैठ सकें। तो यहाँ जाके केंद्रीय कक्ष में पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल कह लीजिए, यहाँ इसकी पहली बैठक हुई। और इस बैठक में लगभग जितने तुम्हारे शरीर में हड्डी है ना, बस उससे एक ज़्यादा याद कर लो, 207 लोग पहुँचे। इस टोटल 389 के टाइम पर जब आप अलग हुए थे, 324 फिर 299, इस टाइम पर आपके देश में 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं भी संविधान सभा की मेंबर थी। इन 15 में से सारी नहीं पहुंची, सारे आदमी भी नहीं पहुंचे। इस पहली बैठक में कितने टोटल लोग पहुंचे हैं? 207। इसमें से टोटल 9 महिलाएं हैं। 15 में से 9 आई हैं, बाकी नहीं आ पाई। बेगम अय्याज रसूल सिर्फ एक मुस्लिम औरत है इस पूरी कम्युनिटी में। वैसे ही औरतें कम हैं, पढ़ती लिखती कम थी उस टाइम पर। और महिला अगर मुस्लिम कहेंगे तो बेगम अय्याज रसूल इकलौती महिला। इस मीटिंग में सबने कहा भाई हम अपना एक हेड बनाते हैं ताकि हम लोगों को कामकाज करने में दिक्कत ना आए। क्लास का मॉनिटर मान लो या प्रिंसिपल मान लो स्कूल का। अब इन सबने सोचा किसको बनाएं, तो यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे उम्र दराज, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो प्रेजेंट थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे उम्र दराज और एक्सपीरियंस थे। सबने सर्वसम्मति से भाई क्या करें, तो ठीक है ये बड़े लीडर हैं, एज्ड हैं। एक खास बात, इसमें गांधी नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है। गांधी इन 389 में कहीं नहीं थे। गांधी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ही नहीं बने। गांधी नहीं बने, नेहरू बने, अंबेडकर बने। अच्छा, अंबेडकर जी का किस्सा सुन लो। ये सब जब इलेक्शन हो रहा था ना, क्लास में थोड़ी गूंज है साउंड में। जब इलेक्शन हो रहा था 389 मेंबर्स का, तो अंबेडकर जी ने, ये पूरी सीट बम्बई की सीट थी, यहाँ से अपना नामांकन भरा कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ और मैं मुंबई से इलेक्शन जीत के संविधान सभा में बैठूंगा। आप सोच भी नहीं सकते, देश के सबसे बड़े लीडर्स ने
जी जान लगा दिया, कैसे ना कैसे करके अम्बेडकर हारे। अम्बेडकर नहीं जीतना चाहिए, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और किताबों में ये वर्णित है। इसमें सारे बड़े लीडर्स शामिल थे, एक एक आदमी, कि अम्बेडकर किसी भी कंडीशन पे कहाँ की सीट से ना जीते, बम्बई। अम्बेडकर हार गए। 389 में अम्बेडकर इस सीट से जब खड़े हुए तो हार गए। अब ये चरणों में चुनाव थे, कहीं और चुनाव हुआ तो अम्बेडकर को लगा दूसरा कम से कम रिस्क ऐसा लूं कि मैं जीत जाऊं। वो गए बांग्लादेश, जिसको आज आप कहते हो, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना था, आज बांग्लादेश है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, तो वहाँ मुस्लिम लीग का वर्चस्व था। इन्होंने मुस्लिम लीग को कहा कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं जीतना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं संविधान में नहीं पहुँचा, एससीज को कुछ नहीं देंगे ये, जो ये ऊंची जाति के सवर्ण लोग हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने मदद की अम्बेडकर की, और तब जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सीट पे बैठ पाए। अब देखो, देश में सीट पे बैठना कितना मुश्किल कर दिया था। अभी आप आज़ाद नहीं हुए थे, इसलिए मुस्लिम लीग मदद कर रही है। 1946 के इलेक्शन है, आज़ाद आप हुए, ये हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास, पूर्वी पाकिस्तान। यानी जिस सीट पे अम्बेडकर बैठे थे वो तो रही ही नहीं, वो किस देश की बन गई, पाकिस्तान। तो अब सीट नहीं है तो आपका मेंबरशिप भी जाएगी। अब आपकी मेंबरशिप जाएगी, लेकिन तब तक अम्बेडकर इतने समझदार थे, अपनी स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी और सबके मन में ये डाल दिया कि अगर भारत का संविधान लिखने के कोई लायक है तो वो भीमराव रामजी अम्बेडकर है। इसलिए अम्बेडकर की सीट तो चली गई, लेकिन अम्बेडकर ने उससे पहले अपने आप को प्रूव कर दिया था। और अब ये टेंशन भारत की है कि उस आदमी को जिसकी सीट चली गई कैसे मेंबर बनाए। और उस टाइम पर ये बात देश में सबसे बड़े जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कही मुंबई के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री होते थे प्रांतों के, यहाँ का प्रधानमंत्री थे, उनको कहा, पीजी खेर थे, कि आप कुछ भी करके मुंबई की सीट कोई सी खाली करवाओ, हमें नहीं पता, अम्बेडकर मेंबर बनेंगे, अम्बेडकर के बिना काम चलेगा नहीं। तब हिंदू महासभा के एक आदमी थे, M.R. जयकर, इन्होंने इस्तीफा दिया। M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया, हिंदू महासभा के आदमी, मतलब टिपिकल हिंदू। और इनकी सीट पर फिर कौन बैठे आके, अम्बेडकर 2 जगह से इलेक्शन में आए हैं। पहले वो हारे थे, कहाँ की सीट से, मुंबई। फिर वो कहाँ जीते, आज का बांग्लादेश, बीच में पूर्वी पाकिस्तान, और पहले कहे तो पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसने मदद की थी इनकी, क्योंकि ये इलेक्शन देश की बंटवारे से पहले के हैं, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उनकी सीट किसके पास चली गई, पाकिस्तान। फिर उनको किस सीट पे बैठाया गया, M.R. जयकर। जयकर हिंदू महासभा के मेंबर हैं, कुछ इनमें अटपट कुछ इस तरह की बातचीत हो गई और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी सीट पर बड़े लीडर हैं M.R. जयकर, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इनकी सीट पर कौन बैठे हैं, अम्बेडकर। तो बताओ अम्बेडकर जीते कहाँ से हैं, बम्बई से या बंगाल से, बम्बई से ये हारे थे। लेकिन कहें संविधान सभा में मेंबरशिप कहाँ की सीट से निभाई इन्होंने, तो मुंबई। ये क्वेश्चन 2 ढंग से आएगा, अगर कहें कहाँ से जीते तो तुम कहोगे बंगाल की सीट से जीते, लेकिन मेंबर के रूप में बैठे कहाँ की सीट पे रहे ये, मुंबई की सीट पे। महाराष्ट्र कह लो, मुंबई कह लो, क्लियर सबको। ये वापस आते हैं, तो सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी आप आज़ाद नहीं हुए, हम वापस जा रहे हैं 46 में। सच्चिदानंद सिन्हा जी, मान लीजिए हम में से ही हैं, मैं हूँ, मुझे बना दिया। एक दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि एज थे, बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड करने पड़े, हॉस्पिटल ले गए। तो सबने कहा यार ऐसा आदमी बनाओ ना जो थोड़ा काम भी संभाल ले, इतना भी एज्ड मत बनाओ कि उसको उठा के और बैठाना पड़े, ऐसा आदमी मत बनाओ। तो यहाँ पे चुना गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश में सबसे एक्टिव लीडर्स में इनका भी नाम था। और क्योंकि ये बहुत उम्र दराज नहीं है, 60-65 साल के बीच की इनकी उम्र थी, इनको बना देते हैं। और कहा अब ये परमानेंट रहेंगे, उनकी तरह नहीं कि बस काम संभालने आए। ये जो सबसे बुजुर्ग थे ना, ये काम संभालने आए थे, इसलिए इनको बोल देते हैं कार्यवाहक थे, एक्टिंग थे। कुछ दिन काम संभाल लीजिए, जैसे नया बनेगा आपका काम हट जाएगा। इनको कह दिया ये स्थायी हैं, परमानेंट हैं। तो कौन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना था, और कौन इसका फिर 5 साल का प्रॉपर 5 साल क्या, जब तक काम करेगी तब तक का बना था, कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार गांधी जो बाद में कहलाते हैं। इसके बाद 13 तारीख को सब अपना अपना काम करने लग गए।
अब 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भारी भरकम सा बहुत सारे कागज, जिसमें पूरा एक गट्ठा मान लो कागजों का, एक फाइल के रूप में आते हैं और सब बैठे हुए थे। बीच में से नेहरू उठते हैं और कहते हैं आज हम संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख रहे हैं कि क्यों हम इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कोई काम भी तो होगा ना, रोज यहाँ आके चाय पकौड़े नहीं खाने, यहाँ काम करना है। तो पंडित नेहरू ने इसे कहते हैं हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी हमारा क्या उद्देश्य है ये सबके सामने रखा। अब सब चुन के आए लोगों को बहुत सारी बातें नहीं भी आती थी, नहीं क्लियर थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा सबके सामने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब था हम क्या टारगेट है, क्या करने वाले हैं हम। एक अजीब बात देखो, इसका बायकॉट किया मुस्लिम लीग ने, वो तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, करना ही था। आपके देश की जो देसी रियासतें थी ना, कितनी थी वो? 92, वो भी नहीं आई। उनमें से भी ज़्यादातर, मतलब मेंबर्स पूछे मैंने, 565 में से मेंबर्स, उन्होंने कहा हम भी नहीं जाते। यानी 2 लोग इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। कौन कौन? मुस्लिम लीग और बहुत सारी देशी रियासतों के जो 92 आदमी थे। तो इन्होंने रख दिया ये उद्देश्य प्रस्ताव, कायदे से 1-2 दिन में पास कराना था। अम्बेडकर ने कहा रुक जाओ, वेट करते हैं, क्या पता वो लोग भी आना चाहते हो, अभी अपना दिमाग मेंटल मेकअप कर रहे हो। इसीलिए ये कागज़ जो कि 1-2 दिन में पास होना था, इसको पास होने में महीना लग गया और दिसंबर में पेश किया ये कागज़, जाके जनवरी में पारित हुआ। तो जनवरी में आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया गया, पेपर में आएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर, लेकिन पारित कब किया गया है? जनवरी 1947। आपकी आज़ादी का साल आ गया। धीरे धीरे सब काम कर रहे थे, काम करते करते आपकी आज़ादी भी सामने आ गई। आज़ादी के बाद आपको फील हुआ कि अब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जल्दी से बनाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, काम कर रहे हैं लेकिन वैसे तो चले ही गए। 1947 में आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 आपने एक कमेटी बनाई, जो सबसे बड़ी कमेटी है, जिसका नाम क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में आप कहते हैं प्रारूप समिति। और इस समिति में आपने जितने लोग लिए वो सबसे ज़्यादा मेंबर थे, 7 मेंबर्स लिए, 7 सदस्य, 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी में। और इसका मुखिया बना दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी वही जो कि पहले इलेक्शन में बम्बई की सीट से खड़े हुए लेकिन हार गए। कहाँ से जीत के आए थे? बंगाल। बाद में किसने इस्तीफा दिया? MR जयकर ने। कौन सी सभा के थे वो? हिंदू महासभा। और तब ये मुंबई की सीट से वापस बैठे थे, तब इलेक्शन नहीं हुआ था, वैसे ही बैठा दिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। 7 सदस्यों के मुखिया कौन है? BR अम्बेडकर। कब बनी है ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947। अब इन्होंने काम का बंटवारा कर दिया। जैसे रोज आके बैठने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा। तुम यहाँ क्लास में आके बैठोगे तो थोड़ी पढ़ लोगे, घर जाके अपने नोट्स बनाए, पढ़ा, तब काम चलेगा। इनको भी यही कहा सबको कि सिर्फ यहाँ आके बैठना नहीं है, यहाँ आके बैठो और बीच में काम करो सारे अपना। उस काम को जब बांट दिया जाता है ना, तो आदमी को लगता है मुझे काम करना पड़ेगा। अब सब यहाँ साझे में है तो कोई काम करके राजी नहीं है, लेकिन जैसे ही काम बटेगा, तुम 2 का ये काम, तुम 3 का ये, तुम 5 का ये, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, भैया काम ले आओ, तो काम करना पड़ेगा। इसीलिए संविधान सभा में अलग अलग कमेटी बना दी गई और इन कमेटीज़ ने अपना अपना काम किया। इन कमेटीज़ में झंडा समिति इम्पॉर्टेंट है, प्रारूप समिति इम्पॉर्टेंट है और मूल अधिकारों की समिति इम्पॉर्टेंट है, जिसने सबने मिलकर काम किया। अंबेडकर अपना काम कर रहे हैं, पटेल अपना काम कर रहे हैं, नेहरू अपना काम कर रहे हैं, बाकी सब भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समिति का नाम क्या बताया? बाकी सब में 3 आदमी 5 आदमी, 22 समिति बनी थी, 22 समिति, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर 7 थे। बाकी सब इनकी मदद करते थे और इन्होंने टोटल मिलके बहुत लंबे टाइम तक मेहनत की, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोज़ ये वहीं जाके बैठते थे, ये अपना अपना काम करते, सेशंस लगते थे। जैसे यहाँ मैं कहूँ तुम्हें पढ़ते हुए किसी को 2 महीने हो गए, तो 2 महीने एग्जैक्ट नहीं हुए, बीच में आपने छुट्टी भी की, कभी वैसी छुट्टियाँ भी हुई, कभी एग्जाम के कारण छुट्टी हुई, कभी सैटरडे संडे, तो एग्जैक्टली 2 महीने 60 दिन थोड़े निकलते हैं। ऐसे ही इनके 2 साल 11 महीने 18 दिन ये टोटल दिन हैं। इनमें ब्रेक्स भी आए, इन्होंने छुट्टियां भी की और इस तरह से टोटल काम 165 दिन तक किया। इस 165 में से 114 दिन तक अकेली ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। तो मेन काम किसने किया है?
इसलिए कहते हैं भारत का संविधान लिखने का मूल काम किस कमेटी का है? ड्राफ्टिंग। और इसका मुखिया कौन था? अंबेडकर। इसलिए आप कहते हैं अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं, पिता हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो वही कर रहे हैं, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। क्लियर इतना सबको? आपने इतना लंबा चौड़ा काम कैसे किया? क्योंकि आपने 60 देशों की किताबें उठाई और उन सब का बेस्ट पार्ट उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया। अब ये सब काम हो रहा था हैंड रिटन या टाइपिंग से। जब ये किताब के सारे नोट्स बन गए ना, तो फिर कहा अब क्या करें, इसको हैंड रिटन कराते हैं। तो हाथ से कौन लिखेगा? एक आदमी इतनी मोटी किताब लिखेगा तो कोई राइटिंग बहुत अच्छी चाहिए, ये नहीं कि 2 पेज मैंने लिख दिया, 2 किसी और ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि देश में बहुत बड़ी हस्ती थे, गांधी जी से 8-9 साल बड़े हैं, 1861 में पैदा हुए, जिन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी अपने कलकत्ता में, बोलपुर के पास। इनकी यूनिवर्सिटी से 2 आदमी बुलाए गए। एक का नाम था क्या नाम था इसका? बोस थे, नंदलाल बोस। रास बिहारी बोस भी वहीं के हैं, वो अलग आदमी हैं, नंदलाल बोस। और एक आदमी और है, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण। इन दोनों को स्पेशल इनविटेशन मिला, अलग विदेशों से निब मंगवाई गई, अलग तरह के पेन मंगवाए गए, बहुत अलग क्वालिटी का कागज मंगवाया गया, और इन दोनों को काम दिया कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसी राइटिंग हो कि वो आज से 1000 साल बाद भी अगर पढ़ें तो वो वैसे ही चमकते अक्षर मिले। पेपर की क्वालिटी अलग तरह की बनानी पड़ी, क्योंकि जो हमारा कागज है तो साल भर में खराब हो जाएगा। विदेशों से पेपर, विदेशों से निब मंगवाए गए, और इन दोनों को कहा गया आपको काम करना है। नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनमें से एक पेज पे पेंटिंग ड्रॉ करेगा। मान लीजिए ये पेज है, इस पेज का बॉर्डर बनाएगा एक आदमी, और एक आदमी इसमें अपनी राइटिंग लिखेगा। पूरे का पूरा मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, इटालियन स्टाइल में लिखा गया। कर्सिव राइटिंग नहीं है, इटालियन स्टाइल की राइटिंग है, अलग अलग अक्षर दिखते हैं। और ये जो ड्राइंग बनानी है ना, चारों तरफ पेंटिंग जो करनी है, इसमें भारत छलकना चाहिए। यानी इसमें आप महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम, दांडी यात्रा, असहयोग और ये सब चीज़ें दिखाएंगे। तो सोचो कितना महीन काम है, सिर्फ ये बॉर्डर्स हैं और आपको भारत दिखाना है। तो इन दोनों आदमियों से जब इनको पहुँचे इनके पास अंबेडकर और ये पटेल और नेहरू, तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है। प्रेम बिहारी नारायण ने कहा मेरी एक शर्त है, भाई मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे और मुझे पढ़ा लिखा के काबिल मेरे दादा ने बनाया, तो मैं जितने पेज लिखूंगा ना, हर एक पे अपना नाम लिखूंगा, नीचे लिखूंगा ऐसा जो दिखाई ना दे, कहीं छिपा के ड्राइंग के बीच में, और लास्ट पेज पे मैं अपना नाम भी लिखूंगा और अपने दादा का नाम भी लिखूंगा। तो बहुत सोच विचार हुआ कि भाई भारत का संविधान है, ऐसे करना ठीक है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की प्राइड, किसी भी देश का गर्व होता है। तो फिर सोच समझ के कहा कि यार ये आदमी बिना पैसे के भी तो काम कर ही रहा है, और इसने पूरा जीवन भारत के इतने बड़े संविधान को लिखना मजाक मत समझो। तुम 4 पन्ने भरते हो, तुम्हें लगता है छोड़ ना, अपनी राइटिंग कैसा हम लोग कर देते हैं, खिचड़ी सी पका देते हैं। इस आदमी को जैसा पहला अक्षर लिखा है ना, वैसा ही आखिरी अक्षर, इतना सुंदर लिखा है इसने। तो इसकी शर्त मान ली गई और हर पन्ने पर इनका नाम लिखा हुआ है, वो दिखता नहीं है। ड्राइंग बनाने वाले, लिखने वाले दोनों ने बेहतरीन काम किया, पैसा किसी ने नहीं लिया। जबकि संविधान बनाने पर उस टाइम में 67 लाख रुपीस, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। कारण ये सब पैसे लेते थे, चाहे नेहरू थे चाहे अंबेडकर, और पैसे ना लेते तो इनका घर कहाँ से चलता। इनके भी तो घर में परिवार था। आप सोचो अच्छा पैसे क्यों लिए, पैसे नहीं लेंगे तो 3 साल लगभग देश के लिए काम कर रहा है जो आदमी, वो घर कैसे चलाएगा। पैसा कंपलसरी होता है, अगर पैसा नहीं लिया जाएगा तो परिवार कहाँ से पलेंगे। इनको भी रोटी खानी है, इनके भी माँ बाप हैं, हर किसी को पैसा चाहिए था, तनख्वाह टाइप मान लीजिए। वो जितनी ठीक लगी उतनी दे दी गई। 1 करोड़ रुपया खर्च करके तब इन दोनों ने मिलके आपके देश का संविधान लिखा, और ये किताब इतनी सुंदर बन गई कि इसको आज तक भी एक ये मानते हैं कि बहुत सुंदर लिखित संविधान है भारत का। इस किताब में अगर इसको बाहर छोड़ देंगे ना, जैसे इसको लिख के तैयार कर दिया था 26 नवंबर 1949, और इस दिन इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे, या उसमें चाहे नेहरू थे या पटेल थे या हंसाबाई देशमुख या सरोजनी, जितने नाम तुमने सुने हैं, इन सब ने साइन किए। टोटल मिलके कितने साइन हुए इस पर? 284। 11 पेजेस पर, बड़े बड़े पेजेस हैं, हमारी किताब जितने नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर हैं, क्योंकि सब
सबको अपना प्रॉपर साइन करना था, किसी ने इनिशियल्स नहीं मारे, सबने अपना पूरा पूरा नाम लिखा। भैया तो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है ना, मौका मिल रहा है, आज थोड़ी कोई लिख सकता है यहाँ जाके। तो इन 284 लोगों ने 11 पन्नों पर अपने अपने नाम, अपने अपने पूरे हस्ताक्षर किए, और उसके बाद इस किताब को उठा के जैसे देश को सौंप दिया, उठा के इस किताब को और स्पेशल डिजाइन करवाया गया था, नाइट्रोजन का बॉक्स, नाइट्रोजन गैस होती है उसको सॉलिडिफाई करके उसका बॉक्स बनाया गया, और उस बॉक्स में इस किताब को सहेज के रखा गया ताकि इस पे कोई गंदगी ना पहुंचे और इसका पेज जो है वो गल ना जाए। एक किताब को आप खुले में अगर अपने घर में रख लोगे ना अलमारी में, तो देखना वो कुछ समय बाद पीली पड़ जाएगी। बुक वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पेज को ऐसे खा जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, और बिल्कुल खराब। आपके 70-75 साल तो हो गए और हो सकता है 200-300 साल तक भी ये ना बदले। तो इस किताब की सेफ्टी के लिए इसका एक नाइट्रोजन का बॉक्स बनवाया और एक चैम्बर बनवाया, पूरा एक कमरा टाइप बनवाया जिसमें हीलियम गैस भरी गई। हीलियम और नाइट्रोजन बहुत हल्की गैसें हैं, ये इनका बक्सा और इनका चैम्बर बना के और उसमें वो सहेज के रख दिया, वो आज तक वहीं रखा है। लेकिन अगर रख दिया तो पढ़ेंगे कैसे? जब ये ओरिजिनल बना था ना इंग्लिश में, इसके तुरंत साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और उनकी कई कॉपीज निकाल दी गई, क्योंकि वो लोकसभा की लाइब्रेरी में भी रखा हुआ है, वो राज्यसभा की लाइब्रेरी में भी रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है, और उसकी इतनी कॉपीज अब तो मार्केट में है। इतनी इतनी हैंडी किताबें आती हैं, मोटी ले लो पतली ले लो, क्योंकि सबको पढ़ना है। जिसको लॉ समझना है उसको तो ये याद करने ही पड़ते हैं। लॉयर्स और क्या करते हैं, यही तो याद करते हैं, ये वाला आर्टिकल ऐसे, इसमें ये क्लॉज दिया है। तो ये सब चीजें बाद में आम आदमी तक पहुंच गई। लेकिन ओरिजिनल संविधान आज भी कहाँ रखा हुआ है? संसद भवन के एक चैम्बर में स्पेशल डिजाइन किया था। हीलियम और नाइट्रोजन का यूज किया गया ताकि वो खराब ना हो कागज। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में। बाद में किस में चेंज किया गया? हिंदी में। किन दो लोगों की राइटिंग और ड्राइंग है इस पर? नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर सबको? ये किस दिन लिखकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। साइन कितने लोगों ने किए? 284। और इस दिन सब लोगों ने कहा चलो आज हमने अपने कानूनों की किताब को फाइनली तैयार कर लिया। इसको आप विधि दिवस मनाते हो, कानून दिवस 26 नवंबर। लेकिन इसमें लिखी बातों को अभी आप मानेंगे नहीं। आपने अभी 35 की बातें मान रखी है, 35 के अधिनियम की। 2 महीने बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है, 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि 20 साल पहले ठीक इसी दिन मार पड़ते पड़ते भी हमने आजादी मनाई थी। पहली बार आजादी मनाई थी, सांकेतिक स्वाधीनता दिवस। ये थी 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम लोगों ने बहुत पीटा अंग्रेजों ने, लेकिन हमने रैलियां निकाली, हमने झंडा यात्रा निकाली। इस दिन हम फिर से मनाने वाले थे 50 में, पहले 30 में मनाया था ये। अब हमने कहा इस किताब को हम इस दिन अडॉप्ट करेंगे, और अडॉप्ट तो खैर पहले कर लिया, लागू करेंगे। और इस दिन आपने डॉक्टर सुकर्णो, मैंने कल एक नाम बताया था, जिनको कि हमने अपना चीफ गेस्ट बुलाया था, उनके सामने इसको अपनाया और कहा आज से भारत रिपब्लिक है और आज के बाद 35 के अधिनियम का कुछ यूज नहीं करेंगे, सब कुछ इस किताब के अकॉर्डिंग चलेगा। चाहे आपने कॉपी कर रखी थी किताब में उसकी, लेकिन अब आपने कह दिया अब अपना संविधान चलेगा और इंडिया अब रिपब्लिक कंट्री है। इस दिन के बाद आपके ऊपर कोई नहीं है, ना अंग्रेज, ना अमेरिका, ना कोई और। आप खुद की मर्जी के खुद मालिक है। किस दिन के बाद से? क्लियर हो गया इतना? अब जल्दी से किताब उठाओ, थोड़े से पॉइंट्स इसमें से पढ़ लेते हैं। सेकंड टॉपिक पे आ जाओ, संविधान सभा। पहला पॉइंट देखना, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं। 1929 टिक कर लो, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज्य, ये पूर्ण स्वराज्य शब्द किसने यूज किया था? पंडित नेहरू ने। लिख लो यहाँ, पंडित नेहरू। और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी। दोनों बातें लिख लो, पंडित नेहरू, रावी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है ये, लाहौर रावी नदी। यही तो डिसीजन हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को बेशक पीटेंगे अंग्रेज, हम क्या मनाएंगे? सांकेतिक स्वाधीनता दिवस, कि हम तो आजाद होंगे। नेक्स्ट टिक करना, संविधान सभा के विचार, अब सभा बनानी है, विचार 1934 में M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने किया। तो पूर्ण स्वराज तो नेहरू के अंडर है, और M.N. रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, इन्होंने क्या कहा, क्या बनानी पड़ेगी? संविधान सभा। अगले पॉइंट पर आ जाओ,
इसको सिर्फ पढ़ लो। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, फैजपुर, और 1936 ठीक है को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। फैजपुर ये गांव में अधिवेशन हुआ था, सिर्फ एक बार लिख लो यहाँ, फैजपुर के पास लिखो गांव में अधिवेशन। कांग्रेस अपने अधिवेशन हर साल करती थी, जरूरत पड़ने पर स्पेशल सेशन भी करती थी, विशेष अधिवेशन। साल में एक सेशन कंपलसरी था। तो पहली बार गांव में कब किया गया? 1936 में। और कहाँ किया गया? ये फैजपुर में। अगले पॉइंट पर आ जाओ। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग करते हुए कानून का ढांचा, अंडरलाइन करो, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट लाइन, 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश की गई, जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी, लेकिन इस रिपोर्ट को श्याम चतुर्वेदी ने पहली भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट एक आदमी ने किसको कह दिया? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों लाए थे हम? किसने हमें चैलेंज किया था? अंग्रेजों ने। जब हम कौन से कमीशन को भगा रहे थे तो उन्होंने कहा तुम साइमन को भगा रहे हो, क्या तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम खुद लिख लो? तो हमने उसको चैलेंज लिया और कौन सी रिपोर्ट बना दी? नेहरू। लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट ठीक नहीं बनी, क्योंकि इससे कौन नाखुश था? मुस्लिम लीग भी और हमारे अपने लोग भी। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीक टाइम था। और पता है क्या हुआ था? 1939 में आपने इस्तीफा दिया। आपने क्या मनाया था इस्तीफा देके? भैया पकड़ो अपना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार। सरकार कब बनी थी वो दिखावटी? 1937। 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सितंबर में आपका इस्तीफा, दिसंबर में मुस्लिम लीग खुश होके क्या मना रही है? मुक्ति दिवस। अभी जो हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा पॉइंट था ये? क्या हेडिंग थी? क्रिप्स। क्रिप्स बताना था। चलो वापस आओ एक बार। 1942 में अंग्रेजों ने, एक आदमी है स्टेफर्ड क्रिप्स, इसको भारत भेजा। और जानते हो क्यों भेजा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब बढ़िया वाला स्टार्ट हो गया। कल मैंने आपको बताया था 1939 से 41 झूठा युद्ध था, असली युद्ध चला था 41 से 45। अमेरिका के शिप्स नहीं डुबोए थे पर्ल हार्बर पर ब्रिटिशर्स से, उसमें जापान ने। इस टाइम ब्रिटिशर्स को लगा आपका साथ बहुत जरूरी है, और आप हो गए थे एंटी, आप उनकी सुन नहीं रहे थे। तो उन्होंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए, जैसा वो करते थे, एक मिशन भेजा। स्टेफर्ड क्रिप्स को कहा कुछ भी कहो सुनो, लालच दो, इन इंडियंस को अपने फेवर में करो, लड़ने भी तो हमें ही जाना पड़ेगा ना, इनकी फौज में तो हम ही तो थे, मरना तो हमें था। तो क्रिप्स मिशन आया आपको बहलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। और इन्होंने कहा अभी इंडियंस, गांधी को बोले इंडियंस को आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें लड़वाने के लिए भेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें आपकी मदद फिर से चाहिए। तो गांधी ने कहा हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्यों हम अपने लड़कों को मरने के लिए कहें कि तुम्हारी फौज में भर्ती हो जाओ? तो इन्होंने कहा हम आपको एक बहुत बड़ा प्राइज देंगे अगर आपने ऐसा किया। और क्या कहा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर थमेगा, रुकेगा, हम आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। ये डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है डोमिनियन स्टेट्स, कहीं कहीं स्टेटस लिखा है, वो भी यही वर्ड है। डोमिनियन स्टेट्स होती हैं ऐसी स्टेट्स जो अपना हेड महारानी को मानेंगी। हमारी मुखिया महारानी ब्रिटेन, काम हम भी कर सकते हैं लेकिन नतमस्तक रहेंगे महारानी के सामने। यानी आपकी अपनी औकात इंडिपेंडेंट बनने की नहीं है, आप क्या कहलाओगे? डोमिनियन स्टेट। हम तैयार थे 1928 में, हम कह रहे थे हमें डोमिनियन स्टेट बना दो, तुम यहाँ राज करते रहो, लेकिन हमें भी तो सीखने दो काम काज, करना कैसे है, देश कैसे चलाना है। तब इन्होंने कहा था तुम्हारी औकात नहीं है ये डोमिनियन स्टेट्स बनने की। उसके चक्कर में तो हमने 1928 की नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। अब 1942 में जब हमने पूर्ण स्वराज कह दिया, 1929 में जब हम कह रहे हैं भागो यहाँ से, हमें अपना देश चलाना है, तब ये हमें कह रहे हैं हम तुम्हें क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट्स। यानी जब हमें बहुत जोरों की भूख लगी और हम 4 रोटी मांग रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा दिखा रहे हैं कि लो इससे अपना पेट भर लो। जब हम उस टुकड़े की डिमांड कर रहे थे तब इन्होंने कहा तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें टुकड़ा भी मिले। 1928 में हम कह रहे थे हमें डोमिनियन स्टेट्स बना दो, तब तो इन्होंने सुना नहीं। 1929 में हमने कहा पूर्ण स्वराज, और उसके 10-12 साल बाद ये हमें कह रहे हैं कि तुम इंडियंस अभी काबिल नहीं हो और तुम्हें हम क्या बना देते हैं? गांधी ने जानते हो क्या कहा? गांधी ने कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी इतनी आगे की तारीख की डेट डाल रहे हैं। जो क्रिप्स बोल रहे हैं ना, महा झूठे हैं ये। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम मर जाएंगे हमारे लड़के जाके, क्योंकि हम लालच में आ जाएंगे। फाइनली क्या कहेंगे कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम डोमिनियन स्टेट्स बनो। अपनी जबान से फिरने में इनको क्या लगता था? तो बेशर्म थे, ये कहते कुछ से करते कुछ से। तो गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है,
और नेहरू ने कहा इसका बैंक भी जल्दी नष्ट होगा, निकट भविष्य में बैंक डूबेगा। इन्होंने हमें जो चेक दिया, अब मान लो मैं तुम्हें एक चेक दे दूं, उस पर मैं लिख दूं ये 3050 में ही कैश हो सकता है। जब ये सन आएगा तो 3050 तक ना तुम रहने वाले ना मैं, इस पे कैसे विश्वास कर लोगे? इसको ले जाके अपने घर में दबा के रख दोगे कि कभी मेरे पोते का पोता तो देख ही लेगा 3050 को? ऐसा नहीं होगा ना, ये पोस्ट डेटेड है। मेरा अकाउंट में उस टाइम तक कहाँ पैसे रहेंगे? कौन देने आया इस पैसों को? इसीलिए गांधी ने कहा जो ये बात कर रहे हैं ना क्रिप्स वाले, क्या बात कर रहे हैं? ये डोमिनियन स्टेट्स बनाएंगे। गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, पागल बना रहे हैं, इनकी कुछ नहीं सुननी। और हमने क्रिप्स की नहीं मानी। इस क्रिप्स को जब हमने भगाया ना यहाँ से, तभी गांधी ने चैलेंज लेके क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। कल बताया था भारत छोड़ो आंदोलन, कैसे गांधी को रात में 0 आवर ऑपरेशन में उठा के आगा खा पैलेस में। तो ये सब चालाकी है अंग्रेजों की। अब हम समझने लग गए थे, इतना फर्क था। पढ़ो जरा इसको, टिक करो। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। अब क्यों स्वीकार किया है? क्रिप्स में क्या चाहते हैं ये? कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी सेना में मरने के लिए पंजाब हरियाणा से लड़के भेज दें, क्योंकि इनका डील डॉल बढ़िया था। नेक्स्ट टिक कर लो। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, फिर पढ़ लो, घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले लिया। अब तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या खत्म हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई। अब तुम निर्णय नहीं लोगे तो वैसे पीट पीट के भगा दिए जाओगे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रांसफर कर गए पावर का। नेक्स्ट टिक करना। इसी योजना के तहत, ये बहुत काम का है, बहुत काम का, अंडरलाइन कर लो। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस के पास लिखो अध्यक्ष, ये हेड थे। बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, 4 नाम देंगे और कहेंगे इनमें से कौन संविधान सभा का मेंबर, इसका मेंबर नहीं था कैबिनेट मिशन का। तो तीनों नाम याद रखना, क्या क्या है ये? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्या ये क्रिप्स पहले भी आया है? कौन से सन में? 42 में। तभी क्या लालच दे रहा था हमें? डोमिनियन स्टेट्स बना दूंगा। हमने इसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट पढ़ना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, अंडरलाइन करो, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य प्रस्तावित किए गए। क्यों 389? क्यों? आबादी कितनी थी? 40 करोड़। 10 लाख पे एक आदमी, तो इस तरह से लगभग 40 करोड़। यहाँ लिख लो ऊपर 40 करोड़, फिर याद रह जाएगा। 389 टोटल मेंबर्स थे। अगली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट टिक करना, 292 ब्रिटिश प्रांतों के, ये याद रखना है, पूछेंगे। 4 चीफ कमिश्नरी। कौन 4 चीफ कमिश्नरी? ABCD, लिख लो यहाँ। चीफ कमिश्नरी के पास ABCD, और ABCD को एक्सप्लेन कर लो, पता चल जाए तुम्हें। वैसे तो नीचे कहीं दिया भी होगा आगे, फिर भी ABCD को जितना ज्यादा सुन ले, पढ़ ले, लिख ले, उतना याद रहता है। अजमेर है ये, अजमेर मारवाड़ यानी राजस्थान का हिस्सा। B मतलब बलूचिस्तान, आज पाकिस्तान के पास है ये। और पाकिस्तान का ये ऐसा इलाका है जैसा हमारा झारखंड बिहार है ना, उड़ीसा, बहुत मिनरल्स मिलते हैं, बहुत रिच। वैसे तो पिछड़ा हुआ लेकिन मिनरल्स में रिच। C मतलब है आपका कुर्ग, कुर्ग आज आपके कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान आपके पाकिस्तान में, अजमेर आपके राजस्थान में, और D मतलब है दिल्ली। ये मुख्य शहर थे। ABCD, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो एक एक आदमी आ गया चारों से। ABCD। चलो अब आगे देखो इसमें, तो 292 ब्रिटिश, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देशी रियासतें। देशी रियासतें थी कितनी टोटल? आपके यहाँ कितनी बची थी? 552। वैसे कितनी थी? 565। उनके टोटल के हैं ये 93। लिख लो यहाँ 565, क्योंकि तब तक तो पाकिस्तान अलग ही नहीं हुआ था। 565। नेक्स्ट पढ़ लो बस। सामान्य 213 आदमी आए, मुसलमान 79 आए, सिर्फ पढ़ना है। सिख 4 आए। प्रांतों और रियासतों से भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण, अंडरलाइन करना, जनसंख्या के आधार पर। यह तय हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, अंडरलाइन कर लो, अप्रत्यक्ष रूप से। ये कोई इलेक्शन नहीं था, ये विधानसभाओं, ये विधान परिषद पहले भी बनती थी अंग्रेजों के टाइम में, उनके मेंबर्स उन्होंने चुन के भेज दिए। नेक्स्ट टिक करना। जुलाई अगस्त 46 में संविधान सभा के कुल 389 में से
अगले पेज पर आ जाओ, यानी टोटल 389। अब घटेंगे ना धीरे धीरे करके, 389 में से आजादी के टाइम कितने चले जाएंगे, कितने बचेंगे 324, फिर कितने बचेंगे 299, और साइन कितने करेंगे 284। अगले पेज पर आ जाओ, 3 जून 1947, कल हमने पढ़ा था माउंटबेटन योजना, भारत पाक विभाजन योजना, मनबाटन योजना, याद है ये, बाल्कन योजना वही है ये, इसके ऊपर लिख लो माउंटबेटन बाल्कन, इसी के नाम है, कल पढ़ के आए थे, माउंटबेटन बाल्कन या मनबाटन योजना। माउंटबेटन का तो नाम खराब किया है, तो आया ही 1947 में था, इसने कुछ नहीं किया, पर नाम इसके से लिया जाता है। 3 जून 47 की योजना से देश का बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। आगे पढ़ लो, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई, इसको टिक कर लो, 389 में से घट के कितने रह गए 324। फिर अंडरलाइन रखो, 31 दिसंबर 47 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, और पहली बैठक टिक करना 207 सदस्यों ने भाग लिया। 9 दिसंबर 46, यहाँ लिख लो हस्ताक्षर 284 के हैं, संविधान पर हस्ताक्षर 284 के हैं, तो सारे आंकड़े पता है। अगर वो कहें आजादी के बाद आपके पुनर्गठन के बाद कितने बचे 324, वो कहें 31 दिसंबर 1947 में कितने बचे 299, और स्टार्टिंग कितने से हुई 389, लास्ट में साइन कितनों के हैं 284। ये याद रखना, कहीं वहां पता ही ना चले तुम्हें कि कहाँ 389 आंसर है, कहाँ 324, 299 और 284। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंतरिम सरकार की स्थापना। क्या अंग्रेजों के जाने से पहले आपकी सरकार बनी थी, बन गई थी बिना इलेक्शन के। थोड़ा सा सुनो इसको, अंग्रेज जाने वाले थे, क्लियर हो गया, अंग्रेजों ने कह दिया भाई हम 2-3 साल में अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, तुम्हें दे जाएंगे सारी सत्ता। जाने से पहले बोले तुम एक बार अपनी सरकार कैसे चलाओगे बना के तो देख लो, हमने इलेक्शन नहीं किया। जो लोग पढ़े लिखे काबिल थे, सब जानते थे जिनके बारे में, उन लोगों ने भारत की आजादी से पहले इंतरिम या अंतरिम सरकार बना ली। इस सरकार में कांग्रेस के आदमी भी हैं और मुस्लिम लीग के भी। इस सरकार में प्रधानमंत्री बने थे आपके नेहरू सेम आदमी। पाकिस्तान का जो पीएम बनेगा ना जाके, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम कौन था, लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम है, पूछ लेते हैं कई बार ये। इस आदमी ने भी इस अंतरिम सरकार में एक बड़ा पद लिया, यानी आपके भी बड़े बड़े लोग पद पे बैठ गए अंग्रेजों के रहते रहते, और पाकिस्तान जो जाने वाले हैं वो लोग भी। और इस सरकार में रेल मंत्री, वित्त मंत्री और सारे मंत्री बने हुए थे। इन सब ने काम करना सीखा एक साल में। 47 में आप आजाद हुए, तब फिर आपकी इंडिपेंडेंट सरकार बनी। फिर लियाकत अली अपने देश को जाके संभालने लग गए और नेहरू अपने देश को। तो ये अंतरिम सरकार थी, आजादी से पहले बन गई थी ये। पहला पॉइंट टिक करना, सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, कुछ लीडर्स जरूर आए थे, जैसे मैंने नाम लिया लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग ना पूरी खुल के हमारा साथ नहीं दे रही थी 46 के बाद से, लेकिन मेंबर्स अगर पूछे तो याद रखना लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के मेंबर थे। गांधी थे क्या इस सरकार में? ना गांधी संविधान सभा के मेंबर बने और ना ही गांधी तुम्हारी अंतरिम सरकार में दिखाई दिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, संविधान निर्माण। पहला पॉइंट देखो, संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 संसद के केंद्रीय भवन, इसको अंडरलाइन कर लो, पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। अगला पॉइंट भी टिक करना है सब एग्जाम के लिए। 11 दिसंबर 46 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। और बहुत बहुत काम का पॉइंट, इसी बैठक में बेनेगल नरसिंह राव, इसको थोड़ा सा सुनो सभी लोग, एक बहुत इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी है, उस आदमी का नाम है B.N. राव। B.N. राव को ही बेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है। इस आदमी के इंटेलिजेंस का लेवल आप खुद सोचो कि आप इसको बाद में इंपॉर्टेंट बना रहे हो, आपसे पहले इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंपॉर्टेंट बना दिया। और ये वहां पर जाने वाले इंडियन हैं, क्या नाम है इनका, B.N. राव। B.N. राव इतने इंटेलिजेंट है, इनको ज्ञान है, इतना नॉलेज इतनी ज्यादा है कि ये आदमी फ्री में भी काम करे ना तो भी इसके पास इतने पैसे हैं कि इसको दिक्कत नहीं है, इतने सोर्स है इनकम के। इन्होंने कहा मैं भारत के संविधान में पूरी मदद करूंगा
लेकिन पैसा एक नहीं चाहिए। इन्होंने बिना एक भी रुपए की मदद लिए पूरे के पूरे संविधान में आपकी मदद की। ये आपके संवैधानिक सलाहकार हैं। एक सलाह लेने के लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। भाई सलाह की इंपॉर्टेंस होती है, सलाह से देश चलता है, दुनिया चलती है, परिवार चलते हैं, समाज रिश्ते चलते हैं। इस आदमी ने आपके संविधान बनाते टाइम अंबेडकर, नेहरू सबको फ्री में सलाह दी। ये आपका संवैधानिक सलाहकार है। कौन है ये? बेनेगल नरसिंह राव। बिना पैसा लिए, अंबेडकर पैसा लेंगे, नेहरू पैसा लेंगे, सब पैसा लेंगे, जरूरत है। इसने एक भी रुपया नहीं लिया। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनको जज की कुर्सी पर बैठाया गया, जहां टोटल पूरे देश के सिर्फ 15 जज बैठ सकते हैं ना। वर्ल्ड के सबसे पढ़े लिखे काबिल लोग जिनकी डिग्री इंटरनेशनल लेवल की हो, सिर्फ वो जाते हैं वहां। देश अगर टोटल देश देखें 200 से ज्यादा है, सोचो उनमें आपका एक जज जाके बैठता है। कौन है ये जज? BN राव। आज तक 4 इंडियंस को मौका मिला है ICJ में जाने का, जिनमें से एक ये हैं, एक डॉक्टर नगेंद्र, एक अभी भी बैठे हुए हैं दलबीर सिंह भंडारी। ये भंडारी जी तो अब 2030 तक बैठे रहेंगे। ये टिक कर लो, BN राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा आदमी। बेनेगल नरसिंह राव, वैधानिक सलाहकार। इनसे हमने सारी सलाह ली क्योंकि समझ बहुत ज्यादा थी। अगला पॉइंट टिक करना, 13 दिसंबर 1946 नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ। अगला पॉइंट पढ़ लो, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सिर्फ पढ़ लो। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया। अंडरलाइन करना, 22 जनवरी 47 को सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। इतना टाइम क्यों लगाया? 13 दिसंबर से 22 तक क्या करते रहे? कौन नहीं आए थे? मुस्लिम लीग और देशी रियासत। किसने कहा था वेट कर लो? अंबेडकर ने। अंबेडकर कह रहे थे इनका आना भी जरूरी। लिख लो यहाँ ये बात, लिखो मुस्लिम लीग प्लस देशी रियासतें, मुस्लिम लीग प्लस देशी रियासतों का इंतजार। इसलिए रुके रहे, वरना दिसंबर में ही ना पारित कर लेते। कोई अलग तो था नहीं इसमें कुछ। मुस्लिम लीग ML प्लस देशी रियासतों का वेट करते रहे या इंतजार करते रहे। और अंबेडकर ने करवाया था ये, उनको लगा सबको साथ लेके चलना चाहिए और ठीक भी था। नेक्स्ट देखना, अगला पॉइंट पढ़ लो। इसके बाद 25 जनवरी 1947, इसको टिक कर लो, आजादी वाले साल में 25 जनवरी 47 HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। दिसंबर में अध्यक्ष कौन बना था? पहले सच्चिदानंद और फिर राजेंद्र प्रसाद। अगर कहें अस्थायी कार्यवाहक तो सच्चिदानंद, स्थायी कहेंगे तो राजेंद्र। अब कहेंगे इसका उपाध्यक्ष कब बना, तो जनवरी में जाके बना। क्या नाम है इनका? HC मुखर्जी। हृदय, क्या नाम था इनका? हरेंद्र कुमार। कुमार नहीं थे ये, COO लिखते थे, COOMAR, कुमार मुखर्जी। पूरा नहीं ध्यान रखो, बस HC याद रख लेना बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक समितियों का गठन। समितियां अंडरलाइन करके लिख लो, 22 टोटल समितियां थी, 22। इसके बाद समितियां कुछ दी गई हैं। पहली टिक करना, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे इसके हेड? BR अम्बेडकर। कब बनी थी ये? 29 अगस्त 1947। इसके पास मेंशन कर लो, बस ये पूछ सकते हैं, बाकियों को नहीं पूछेंगे, उनके हेड पूछेंगे। 29 अगस्त 1947। अगली टिक कर लो, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। अगला पढ़ लो, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति को टिक करना, JB कृपलानी। कृपलानी को मैंने कल क्यों याद करवाया था? कल क्या बताया था? ये कांग्रेस के हेड थे जब क्या हुआ था, भारत आजाद। कृपलानी के पास पीछे लिख लो, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष। वैसे 47 के अध्यक्ष तुम चेक करोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि वो अक्टूबर में बने थे। आप आजाद हुए अगस्त में, तो 46 वाले को ही माना जाता है। JB कृपलानी, भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष। झंडा समिति के JB कृपलानी। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाओ नीचे। अक्टूबर 1947 संविधान का पहला प्रारूप तैयार। इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 47 को संविधान सभा ने, अंडरलाइन कर लो, 29 अगस्त 47 को प्रारूप समिति का गठन। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। BR अम्बेडकर का बहुत लोगों को पूरा नाम नहीं पता। 6ठी 7वीं 8वीं की NCERT अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये बहुत बेसिक सी बातें पता चलती हैं। इनका पूरा नाम क्या था? BR अम्बेडकर। पूरे नाम का मतलब है, ये इनका नाम है भीमराव, इनके पिताजी का नाम है रामजी। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखते हैं ना, दामोदर दास पिताजी का नाम, ऐसे भीमराव रामजी। और अंबेडकर तो हम सब जानते हैं, गांव के कारण
कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण गुरु था, लेकिन उस थ्योरी को अब इनका जो पड़पोता है वो नहीं मानता। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, जबकि ऐसा किताबों में लिखा था पहले। अब ये मानते हैं कि इस गांव जहाँ के ये थे, अम्बवाडेकर गांव था, उसको थोड़ा सा बिगाड़ के ये बना दिया गया अम्बेडकर। ये पिताजी का नाम, ये गाँव का नाम और ये इनका अपना नाम, भीमराव रामजी अम्बेडकर। महार जाति के हैं। ये एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं ना पेपर में आती हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये महार जाति के हैं। अब ये महार जाति क्या है? जैसे उस टाइम पे जिन लोगों को आप दलित मानते थे ना, या जो लोग कहते थे भाई नीची जाति, इनमें भी एक बहुत ही नीचे थी जिसको कहते थे अनटचेबल्स। नीची जाति तो बहुत सारी थी, लेकिन जो बिल्कुल अनटचेबल थे, जिनका कि ये मानना था कि अगर वो रास्ते में से गुजर गए तो वो गली अशुद्ध हो गई। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात थी। इतनी नीची पे जो जातियां थी उनका उठना बड़ा मुश्किल था। और अंबेडकर अपने आप में इसलिए महान है क्योंकि ये अनटचेबल्स में से थे, ये शेड्यूल कास्ट में भी निचले स्तर पर थे, और वहां से उठ के देश का संविधान लिखने के लिए, और देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ी। अंबेडकर को हराने में सबने कोशिश की कि हार जाए, ये जीतना नहीं चाहिए। वो तो इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस ऐसी बना ली पढ़ लिख के कि जरूरत पड़ी कि अंबेडकर को मेंबर बनाया जाए, वरना अंबेडकर को हटाने के पक्ष में थे ज्यादातर लोग। महार जाति लिख लो यहाँ पर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में, मध्य प्रदेश में, लिखते चलो। लेकिन इनका पालन पोषण हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि पिताजी फौज में थे। महार जाति, एमपी में जन्म, पालन पोषण महाराष्ट्र में। तो मुंबई लिखते थे उस टाइम, महाराष्ट्र मतलब था महाराष्ट्र, गुजरात मतलब मुंबई। चलो, तो कहाँ की सीट से ये हार गए थे? मुंबई की सीट से। कहाँ से जीत के आए थे? हाँ, लेकिन किसने जितवाए थे? मुस्लिम लीग ने। आजादी के बाद वापस किस सीट पे आए? किसने इस्तीफा दिया था? MR जयकर, जो किस सभा के थे? हिंदू महासभा के। चलो अगला पॉइंट टिक करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949, इस दिन ये सब साइन वाइन हुए। को ये प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। अंडरलाइन कर लो, संविधान को अंगीकार कर लिया गया। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8। टोटल औरतें स्टार्टिंग में 15 थी। क्या कोई मुस्लिम महिला थी? क्या नाम था उनका? बेगम अय्याज रसूल। लिख लो यहाँ, मुस्लिम महिला का नाम था, इकलौती मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। अब तुम सोचोगे ऐसा उस टाइम पे ऐसे मुस्लिम महिला, इनकी सारी परवरिश लंदन में हुई थी, बहुत ज्यादा रिच परिवार से थी और पली बढ़ी सब विदेशों में थी, पढ़ लिख के विदेशों से आई थी, इसीलिए इस लायक बन पाई कि मेंबर बन पाए इसकी संविधान सभा की। आगे अंडरलाइन करना, सरोजनी नायडू थी इसमें, हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख, ये तो बहुत बड़े नाम हैं। समितियों में फर्स्ट पॉइंट टिक कर लो, लास्ट है आज का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के। चलो बाकी के पॉइंट्स कल पढ़ेंगे।